नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अनुभव ठीक साबित नहीं हो रहा है। अनलॉक में जिस तरीके से बाजार खुल रहे हैं और लोग लापरवाही कर रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक करता है कि अच्छे दिन शायद नहीं आएंगे। जिस तरीके से पब्लिक को चाहिए रिस्पॉन्ड करना, कोविड बिहेवियर जो है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, उस पर अमल करना, ऐसा नहीं हो रहा है। हमने देखा है दूसरा दिन था अनलॉक और बाजार में जो हालात बनी हुई थी, ऐसे लगता था कि लोग जानबूझ के कोविड-19 को न्योता दे रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम के जरिए बार बार लोगों से ये गुजारिश करते हैं, आप शॉपिंग कीजिए, खरीदारी कीजिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतें आपकी सबकी रहती हैं, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर ख्याल रखिए कि आप कोविड-19 से जूझ रहे हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 2 गज की दूरी उतनी लाजमी है, इतनी ज़रूरी है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खुद भी दुकानदार मान रहे थे, लोग भी मान रहे थे कि इस तरीके से जब अनलॉक हुआ है तो पब्लिक को स्वयं ही अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा। लाइट नहीं है। बहुत सारी ऐसी दुकानें हेलो आइए आइए। जान लगे सर, आई थिंक अगर ये इस तरह से खोली गई और एकदम से जो क्राउड देखने को मिला, इसका सीधा सीधा तो यही है कि मतलब जो पहले बंद रखा, जो इतने दिन बंद रखा, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं अब नज़र आ रहा ना। बंद रखने से अगर 17 केसेस आ रहे थे तो खोलने से अब 18-19 तो आएंगे ही आएंगे। 2 केसेस ही अगर हम बढ़ा के चले, जिस टाइप का भी आपने रश देखा मार्केट में, क्योंकि नो डाउट कि सबको चीज़ें ज़रूरत है, सब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पर अब देखो ना, जो कपड़े की दुकान है, जब ये मार्केट ही पूरी कपड़ों की है और एक साथ खुलेगी तो रश तो बढ़ेगा ही। देखिए, जिसे आप रश कह रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी के कारण है। सब्ज मंडी के अंदर नो एंट्री है, वहाँ पे कोई रुका हुआ नहीं है, कोई उसको गाड़ी को नहीं रोक रहा, गाड़ियाँ चल रही हैं। अदरवाइज़ बाज़ार में रश वाली बात है वो नहीं है, सिर्फ गाड़ियों का रश है। बिल्कुल नहीं पब्लिक निकली हुई, ये सिर्फ गाड़ियों में घूमने वाले हैं जिनके ऊपर चेक नहीं है गवर्नमेंट का। अननेसेसरली गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, सिटी के अंदर काम किया है इनका। और जो आप देख रहे हो, मैं अभी देख रहा था, आप अपना कैमरा भी घुमा रहे थे कुछ, और आपने देखा पैदल चलने वाले कुछ नहीं है, सिर्फ गाड़ियों वाले ही आ रहे हैं, सिर्फ रौनक देखने के कि बाज़ार खुल गया, कोरोना ख़त्म हो गया, जबकि कोरोना ख़त्म नहीं है। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो गाड़ियों के अंदर देखो बिना मास्क के विंडो खोली हुई हैं, बाहर गर्दनें निकाल के झांक रहे हैं, ये कर रहे हैं। दर्शकों, श्रीनगर में भी ऐसा ही कुछ हुआ और पब्लिक को जैसे ही पब्लिक बाहर निकली, शॉपिंग करने लगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हुआ। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से बाजार बंद करवा दिए। उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होती है तो आने वाले दिनों में कोविड-19 के केसेस बढ़ जाते हैं। उन्होंने अपने विवेक से, प्रशासन अपने विवेक से अनाउंसमेंट करवाई और उसके बाद सबके सब शटर डाउन कर दिए। अभी जो आज सवेरे सवेरे ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप दुकानें बंद कर लीजिए, ये मेरी समझ से बालातर है। मैं जब कल शाम को सोया तो मुझे ये लगा कि हमें अल्टरनेटिव बेसिस पे दुकानें खोलनी हैं, मगर आज जब सुबह मॉर्निंग में ये अनाउंसमेंट हो रही थी तो मैं हशमंजा रह गया और मुझे लगा कि मतलब ये क्या बात हो गई है। मैं आपके माध्यम से मतलब गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे जो आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडरों के दरमियान, ये तो बहुत बड़ी एक गैप है। इस वजह से हमें ये मतलब प्रॉब्लम हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडरों के दरमियान। हम चाहेंगे आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी फैसला लेना होता है, पहले ट्रेडरों को, जो ग्राउंड पे जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मशावरत करके ही कोई फैसला करना चाहिए।
दर्शकों, अब हम लीकर की बात करेंगे, शराब की बात करेंगे। शराब की नई पॉलिसी आई, नई एक्साइज पॉलिसी आई, नए तरीके से टेंडरिंग हुई और पहले से ही लंबे समय से शराब की दुकानें बंद थी। अचानक में लॉकडाउन हो जाता है, लॉकडाउन के बाद अनलॉक होता है और आज शराब की दुकानें सांबा में खुलती हैं। तो आप नज़ारा देखिए, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लोग शराब के लिए इतनी लंबी और इतनी देर तक धूप में खड़े रह करके इंतज़ार करेंगे और फिर शराब खरीदेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी राशन शॉप की नहीं है, ये तस्वीरें हैं वाइन शॉप के बाहर लगी हुई इस भीड़ की। ये लोग आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ शराब लेने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो लोग जितने भी शराब लेने के लिए पहुंचे, मेरे पीछे की तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन पीरियड में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद थी, लेकिन जिला प्रशासन सांबा ने जिस तरह से अनलॉक फेस में कई दुकानों को खोलने का फैसला लिया और कैटेगराइज किया उन दुकानों को जिसमें शराब की दुकानें भी आती हैं, तो आज से सांबा जिला में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं और हफ्ते में ये दुकानें 3 दिन खुलेंगी। और आज पहले दिन आपके सामने है कि हर एक व्यक्ति में होड़ लगी हुई है कि उसे शराब मिलनी चाहिए, यानी शराब जरूरी है, जान जरूरी नहीं है। दर्शकों, आपको एक दिलचस्प खबर सुनाते हैं कि जो बुजुर्ग भिखारी उनको नौशहरा में वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा था और ऐसी ही एक भिखारन, जिसकी आयु काफ़ी ज़्यादा थी, उसको वृद्धाश्रम में ले जाया गया। लेकिन आकर के जब उसकी झुग्गी में देखा गया तो उस झुग्गी से 3,30,000 से ज़्यादा पैसे निकले हैं। कितनी दिलचस्प बात है कि इंसान पेट काट काट कर जोड़ता है और जब खाने की बारी आती है तो वक्त ही नहीं मिलता। अंदर से सर ये हो गया ना सारा, वो भी हो गया सारा। निकला कर रहे नोट, एक और लगाती है दूसरी उल्टी। और इसने बड़ी नाराजगी जाहिर की, कहने के भाव अर्थ है कि भाई ये पूरे ही सनातन को जानती थी, हिंदुओं के रीति रिवाज को जानती थी। बोलती ये चपाती के ऊपर जो उल्टे रखी हुई है चपाती, ये मतलब कि उसने इशारों से समझाने की बात की कि भाई ये ठीक नहीं है। इससे ये चीज़ें दर्शाती हैं कि ये किसी सभ्य फैमिली से थी और पता नहीं ये या उनसे बिछड़ गई या इसके घर वाले इसको जानबूझकर छोड़ कर यहाँ से चले गए। दर्शकों, कोविड के मामलों में सुधार हो रहा है और आज का बुलेटिन जो डॉक्टर शशि सूदन ने दिया है वो साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं। आज मात्र 4 डेथ्स हुई हैं। विजिबल डिक्लाइन है ओवरऑल, जिसमें हमारी एडमिशन्स हुई हैं 27, डिस्चार्ज हुए 33 लोग डिस्चार्ज होके बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ रिज्यूम करके गए हैं। 4 डेथ्स भी हुई हैं, तो एक भी डेथ कोविड से होना अलार्मिंग है, जिसमें हमें याद रखने की सख्त ज़रूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट को भूलना या लापरवाही मोड में जाना हम अभी अफोर्ड नहीं करते। ये जिसमें मैंडेटरी मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउड्स की और गैदरिंग्स की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में भी जो लोग आए वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ज़्यादा अटेंडेंट्स बिल्कुल ना आए, अटेंडेंट रेस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल सरकार की तरफ से खाना, दवाइयाँ, हर प्रकार की सुविधा मरीज़ों के लिए
वार्ड्स में और हमारे इंटेंसिव केयर एरियाज़ में। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सैनिटाइजेशन अभियान था वो इतना ताकतवर नहीं था। हमने बातचीत की अवनी लवासा जो कमिश्नर हैं। आइए देखते हैं। केवल दर्शकों, आज हमारे खास मेहमान है जीएमसी कमिश्नर अवनी लवासा। अवनी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। वेल अवनी जी, हम ये देखते हैं कि वेव फर्स्ट में बड़ा सक्रिय था जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सैनिटाइज करने के लिए। वेव सेकंड में उतनी तेजी नहीं दिखी, क्या कोई कारण है? क्या आपको लगता है कि उस सैनिटाइजेशन से कोई फायदा नहीं होता था? देखिए, जैसा कि हमें पता है, जब से ये कोविड शुरू हुआ है तब से अब में बहुत नई चीज़ें रोज़ हमें मेडिकल फैक्ट्स पता चलते हैं, कौन सी चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव है वो पता चलती है। So there are no clear directions on sanitization. That is one thing. However, जो एक्चुअल अंदर इंडोर लोगों के इन्वायरमेंट होते हैं, जहाँ पेशेंट्स होते हैं, उसको सैनिटाइज करना तो बहुत आवश्यक है ही। बट ऐसे पब्लिक स्पेसेस में just randomly sanitization has not been found to be useful। तो हमने टारगेटेड किया, बिल्कुल टारगेटेड किया, जहाँ पे पब्लिक फुटफॉल जैसे मंडी, वेयर हाउस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, इन जगहों पे टारगेटेड किया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सैनिटाइजेशन में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनसे कई बार रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ भी होती हैं। सो फर्स्ट वेव में आसान इसलिए था क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, लोग नहीं थे। तो ये भी एक हमें ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि जो लोग अभी भी कुछ थे जहाँ कुछ दुकानें खुली थी। सो दिस इज़ वन फैक्टर जो हमें साथ साथ देखना था कि लोगों को इससे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट, स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ ना हो। जी मैम, क्या आपको लगता है कि जो आपने वेव 2 में किया है उससे आप सेटिस्फाई हैं? क्या उससे और भी बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि गुंजाइश तो रहती है। गुंजाइश हमेशा रहती है, मैं तो ये कहूँगी गुंजाइश हमेशा रहती है। एंड एक और डिफरेंस जो पिछली बार और इस बार था कि इस बार हमारी सारी रिसोर्सेज इस पे डाइवर्टेड नहीं थी, बिकॉज़ हमारे और सब काम एज़ पर नॉर्मल चल रहे थे। हमारी जो सैनिटेशन थी उस पे उतना ही लोड था। तो रिसोर्सेज की वजह से द रिसोर्सेज वर डिवाइडेड। एक ये बात है, जैसा आपने कहा, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज़ देयर, बट मैं तब भी कहूँगी कि बहुत अच्छे से हमारे टीम्स ने ये की है एक्सरसाइज। अवनी जी, सवाल ये उठता है कि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। हम अगर देखेंगे कि करीब टेंटेटिव जो फिगर है 110 करोड़ के करीब हमारा रेवेन्यू होता है, और उसमें सैलरी कंपोनेंट ही इतना ज़्यादा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे बिना पब्लिक पर बोझ डाले हुए। क्या आपके पास कोई प्लानिंग है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए? जो जेएमसी का रेवेन्यू है 110 करोड़ जो आप कह रहे हैं वो ग्रांट इन एड है जो गवर्नमेंट से आती है। जेएमसी का रेवेन्यू पिछले साल 19.5 करोड़ था। उससे पिछले साल रेवेन्यू 15 करोड़ था। तो जैसा आपने ये देखा दैट 4 करोड़ इंक्रीज़ इन रेवेन्यू ये कोई कम बात नहीं है। करीब ये 25% इंक्रीज़ इन रेवेन्यू हमने किया इन स्पाइट ऑफ कि वो कोविड 3 महीने हमारे लॉकडाउन में गए, तब भी रेवेन्यू जनरेशन जेएमसी ने किया है, अच्छे से किया है। और कोई भी आप अर्बन लोकल बॉडी, अगर कोई आप बड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस भी देखें देश में, तो ऐसा है कि इट टेक्स टाइम। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम ईयर बाय ईयर रेवेन्यू इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है कि हम नए टैक्सेस लगाएं, नई फ़ीस लगाएं लोगों पे। ये थोड़ा इशू है जिसमें हमें लार्जर कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। इस पे मैं एक अकेले अपना जो व्यू पॉइंट है वो नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज दिस इज़ अ लार्जर इशू। दूसरा है जो हमारे एग्जिस्टिंग फ़ीस है उसका हम कैसे कैचमेंट बढ़ाएं, उसकी कलेक्शन हम ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे करें। तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और तभी हमारा
4 करोड़ रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड इंक्रीज़ अगर हम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ देखें। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, हमने कुछ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। हम POS मशीन से रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, तो हमने शुरू किया 10 POS मशीन से। अभी हमारे पास 35 POS मशीन्स हैं जिनसे हम रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, एंड वी विल इंक्रीज इट टू 100 POS मशीन्स दिस ईयर। उससे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों आती है रेवेन्यू। अभी जी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज लोगों ने कब्जा के रखी हुई है जी, और उसको लेकर के आप कोर्ट में भी गए हैं, क्या उसको असेस किया है हमारी कितनी प्रॉपर्टी लोगों के पास है और उसको रिट्रीव कैसे करवाया जाएगा? 2 किस्म की मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक है कमर्शियल, एक है रेजिडेंशियल। कोर्ट में जैसा आपने कहा ये था केस, कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू मेक द गाइडलाइंस, क्योंकि अभी तक ना हमारे पास एविक्शन के लिए कोई लीगल प्रोविजंस नहीं थे। रेजिडेंशियल के बन गए हैं, उस पे एक्शन लिया जा रहा है। उसका हम एक पूरा डेटाबेस बना रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं कि कौन किसने कब्ज़ा किया है, किसने नहीं किया है, उसकी भी एक्सरसाइज हम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शुरू करेंगे। दूसरा जो कमर्शियल बायलॉज हैं इसके, कमर्शियल एसेट्स के, वो भी अगले मेरे ख्याल 2 हफ्ते में नोटिफाई होंगे HUDD से, और हम उस पे भी एक्शन शुरू करेंगे। रेजिडेंशियल जो हो चुके हैं नोटिफाई, वहाँ इनफैक्ट आई वुड से, एंड इवन कमर्शियल जो बिल्कुल ही हमारे सामने वो थे, उसमें हमने सीलिंग के एक्शन तो ऑलरेडी लिए हैं बहुत सारे। एविक्शन के लिए वी आर वेटिंग फॉर द न्यू पॉलिसी। अब ये हाउस टैक्स को लेकर के क्या है, क्योंकि अगर नॉमिनल सा बढ़ाया जाता है तो हमारा रेवेन्यू बड़ा बढ़ जाएगा, क्या उस पर चर्चा चल रही है? उस पर चर्चा चलती रहती है बट तो उस पे जो हम हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या हम डेवलपमेंट टैक्स इसकी बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकल एरिया। ये बहुत ज़रूरी है, इस पे कंसेंसस बनाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं मानती कि हमें कुछ किसी सिटीजन्स पे फोर्स करना चाहिए जब तक वो खुद उसकी अहमियत ना उनको रियलाइज़ हो। तो इस पे कंसेंसस चल रहा है, एंड इट इज़ अ गुड एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन दैट इज़ गोइंग ऑन। अवनी जी, CEO है आप स्मार्ट सिटी की, क्या सिटी को ऐसे ही स्मार्ट बनाया जा सकता है जिस तरह से अभी बनाया जा रहा है, बोर्ड लगा करके, होर्डिंग लगा करके, कटरा इतनी दूर, चंडीगढ़ इतनी दूर, क्या ऐसे ही सिटी स्मार्ट होती है या कुछ और करने की भी ज़रूरत है? बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने में। इसमें देखिए IT एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। IT एज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब हम E-सर्विसेज जैसे हमने JMC ने लॉन्च की है, एंड ये क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं इसके बारे में 1 मिनट लेके बोलना चाहूँगी कि E-सर्विस की जो JMC की सबसे ज़रूरी सर्विस थी, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गई है। तो दीज आर द स्टेप्स दैट एक्चुअली मेक अ सिटी स्मार्ट, क्योंकि एक तो सर्विस ऑनलाइन हुई है, पर लोगों का माइंडसेट बदलता है। लोगों का माइंडसेट ऐसे बदलता है दैट उनको हमने तो सर्टिफिकेट्स विद इन 4 आवर्स इशू किए हैं। तो इनिशियली तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये वाकई में गवर्नमेंट सर्विस हमें इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मिल गई है। तो वो एक जो पॉजिटिविटी है, एक जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट और गवर्नेंस में, आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे हम स्मार्ट सिटी इन इट्स रियल स्पिरिट बना सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे वर्टिकल गार्डन्स हैं, जैसे साइनेजेस हैं, जैसे वाईफाई जोन्स, फ्री वाईफाई दिया गया है लोगों को कई जोन्स में, उसको भी हम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ पूरे जम्मू शहर में इसको स्प्रेड करेंगे। तो ये सब तो इनिशिएटिव्स IT और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत ज़रूरी है, बट मैं तब भी मानती हूँ दैट स्मार्ट सिटी इज़ इन स्पिरिट मीन्स के एक लोगों और गवर्नेंस के उसमें एक अच्छा इंटरेक्शन हो और ट्रस्ट हो। बिल्डिंग परमिशन को लेकर के एक बड़ी दिक्कत रहती है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई चीज़ है तो बिल्डिंग परमिशन। जी, उसको ईज आउट करो, आसान कैसे बनाया जा सकता है?
इसके दो एस्पेक्ट्स हैं बिल्डिंग परमिशन को आसान करने के। एक एस्पेक्ट है कि जो बिल्डिंग बायलॉज़ हैं उनको थोड़ा कन्वीनियंट बनाया जाए। उसके लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो जल्द ही नए यूनिफाइड बिल्डिंग कोड इशू करने जा रहे हैं। दूसरा है जो हमारा प्रोसेस है बिल्डिंग परमिशन देने का, वो भी आसान करने की बहुत ज़रूरत है और उसको आसान करने के लिए एक नया पोर्टल डेवलप किया जा रहा है। उस नए पोर्टल में अगेन एम हमारा है कि हम इसको 100% ऑनलाइन करें, तो जिससे लोगों को कन्वीनियंस हो, जिससे इंटरफेस अगेन जो बार बार आना, लोगों से यहाँ मिलना, फिर हम सबको पता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा वो मिडल मैन वाला कल्चर शुरू हो जाता है। तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए हम एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। अवनीत जी, क्या कोई डायरेक्शन जारी की गई है? क्योंकि मैं गांधीनगर एरिया में देखता हूं तो वहां कुछ लोगों ने अपनी दीवारें पीछे कर दी हैं जी, अपनी बाउंड्री वाल पीछे कर दी है। क्या वाकई कुछ लेन्स को आप वाइडन करने जा रहे हैं, कुछ रोड्स को? एक्चुअली इसमें अभी तक जेएमसी का रोल नहीं है, लेकिन जब अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कहीं भी प्रोजेक्ट अगर कोई है शहर में जहां हमें लेन्स वाइडन करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो ऑब्वियसली जो एक्शन की ज़रूरत होगी वो लिया जाएगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जब ऐसे हम एक्शन लेते हैं अल्टीमेटली वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ही होते हैं। तो बट हाँ जी अवनीत जी, आपने हाउसिंग के फ्लैट्स बनाए थे कुछ गरीबों के लिए जी, और उसमें अब एसएसबी के लोग रहते हैं जी, क्या वो गरीबों को मिल पाएंगे? साइड में बनाया बहुत हाँ सुनजवा, बिल्कुल ये एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट था। अनफॉर्चुनेटली ये 12 साल से फॉर वेरियस रीजंस लिंगर ऑन हुआ है, बट पिछले साल ही एंड ऑफ लास्ट ईयर एक ये डायरेक्शन आया है कि इसको हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो चल रही हैं, तो इसको फिर एक नए सिरे से हम इसको टेकअप कर पाएंगे और इसके बेनिफिशरीज उस हिसाब से रीडेजिग्नेट हो। ये हम स्लाटर हाउस की बात करते हैं, ये 2016 से सुन रहे थे, 2021 में इसके पैसे भी वापस चले। क्या वाकई में कहीं लैंड आइडेंटिफाई हो पाई है? स्लाटर हाउस मिल पाएगा? किस चीज़ की? सॉरी, स्लाटर हाउस। स्लॉटर हाउस, हाँ, इसमें स्लॉटर हाउस में क्योंकि एक नया स्लॉटर हाउस बनाना मुश्किल आ रही थी उसमें पब्लिक रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये डिसीजन लिया गया है कि जो 2 एग्जिस्टिंग स्लॉटर हाउसेस हैं उन्हीं को ही अपग्रेड और मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। इसमें सारा जो टेंडरिंग प्रोसीजर है वो हो चुका है एंड टेंडर is going to be allotted any week now, in a few weeks. तो हम एग्जिस्टिंग स्लॉटर हाउसेस को ही अपग्रेड कर रहे हैं। What about solid waste management plant project? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तो हमने पिछले साल बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। इसमें जो हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है NAFED, उनके साथ MOU हमारा हो चुका है फॉर सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। तो उसका DPR 3 जून को सबमिट होगा, NAFED विल सबमिट इट टू JMC और उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। ये एक पूरे शहर के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़ है, एक और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इट्स ऑलमोस्ट अंडर अलॉटमेंट, वो है कि जो तवी पार वाले वार्ड्स हैं उसमें कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, सारा एक इंटीग्रेटेड प्राइवेटाइजेशन इन अ वे हम इसको कह सकते हैं, आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। तो दैट इज़ ऑल्सो क्लोज टू अलॉटमेंट। अवनीत जी, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, है भी, और स्वच्छ भारत अभियान में हमारी रैंकिंग क्यों नीचे रहती है? आपसे बड़ी उम्मीद है कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए रैंकिंग। क्या आ जाए? रैंकिंग आएगी, ज़रूर ऊपर आएगी, आप आने तो दीजिए रिजल्ट। हर बार ये चर्चा में रहता है कि जम्मू की रैंकिंग और गिर गई, नहीं गिरेगी तो नहीं, प्लीज़, आई रियली होप गिरेगी नहीं, एंड आई एम वेरी होपफुल कि हमने काम तो किया है, रिजल्ट्स भी आने चाहिए।
So I hope for a good ranking this year. ड्रेनेज सिस्टम कहीं ना कहीं चरमराया हुआ, ये अपनी से आपको मानना पड़ेगा। थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो सड़कों पर पानी आ जाता है, शायद हमसे सफाई नहीं हो पाती है, या फिर अपने मुफाद के लिए हमने लोगों को इंक्रोच करने दिया। इसको लेकर के क्या करेंगे आप? आपने इनफैक्ट ये दोनों पॉइंट्स खुद ही जो रेज़ किए हैं, यही दोनों प्रॉब्लम्स हैं, इंक्रोचमेंट की और वेस्ट डिस्पोजल की जो नालों में करते हैं लोग, ये दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें जो पूरा ड्रेनेज लेंथ है जम्मू शहर का वो करीब 1000 किलोमीटर्स होगा, 1000 मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम पूरे जम्मू शहर में कॉन्टूर मैपिंग और ड्रेनेज की लेंथ की सर्वे कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए हर साल ड्रेनेज पे बहुत पैसा खर्च होता है, बट उसका कमेंसुरेट और प्रोपोर्शनेटली रिज़ल्ट नहीं दिखता है। उसका मेरा ये मानना है कि हमारी जो प्लानिंग है वो एक पूरे नेटवर्क की नहीं होती है, वो सिर्फ पीसमील हम करते हैं कि चलो अभी हमने यहाँ 500 मीटर किया, फिर हमने कहीं और कर दिया, लेकिन जब तक वो एंड टू एंड नहीं सॉल्व होगी प्रॉब्लम और ड्रेन कवर नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम 100% ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए एक एक्सटेंसिव प्लानिंग एक्सरसाइज चल रही है। जी अवनी जी, आपके वार्ड्स बड़े, क्या जितनी आपके पास मैन पावर है वो अप टू द मार्क है, उतनी ही चाहिए कि और मैन पावर की ज़रूरत है? मैन पावर किस चीज़, सैनिटेशन की या जनरली? सबकी मान लीजिए आपके पास जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैन पावर, मैं ये कहूँगी मैन पावर तो हमारे पास ठीक है, थोड़ा कुछ अगर 10% कुछ एरियाज़ में इंक्रीज़ की गुंजाइश है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी मैन पावर की क्वालिफ़िकेशंस और रिक्रूटमेंट रूल्स को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये 70s में बने हैं रूल्स, जहाँ पे हम 8वीं 10वीं 12वीं पास पे रखी थी उस टाइम क्वालिफ़िकेशंस, बट इट इज़ देयर इज़ अ नीड टू अपग्रेड ताकि हम ज़्यादा स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग ला पाए, ताकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्प्रूव हो पाए। मैन पावर एज सच आई वुड से कि हम 10 से 15% इंक्रीज़ ही चाहते हैं सिर्फ। जी, आज भी अपनी जी कुछ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि 2 मंथ से, लास्ट 2 मंथ से, ऐसे तो वो कहते हैं कि हमें महामारी यानी कोविड-19 का महायोद्धा बोला जाता है, फ्रंट वेरिएंट बोला जाता है, लेकिन 2 महीने से कह रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली है। सैलरी का इशू जो है एक्चुअली ये NGOs जो लगाई हैं आउटसोर्स्ड स्टाफ के लिए, सैलरी इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम NGOs को सैलरी देते हैं और उनको आगे सैलरी देनी होती है। इस महीने जो डिले है वो इसीलिए है क्योंकि CPIS पोर्टल है। CPIS पोर्टल इज़ जहाँ सबको अब जो इलेक्ट्रॉनिकली हम सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट सब कुछ इंटीग्रेट कर रहा है, PFMS है और ये सब जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें सबके पैन कार्ड की ज़रूरत है। सो कुछ लोगों का उस वजह से इशू है, बट बाय एंड लार्ज द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। अवनी जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा जी, क्या आपके पास प्लानिंग क्या है, किस तरीके से इसको और ब्यूटीफाई किया जा सकता है? प्रयास तो पता चल रहा है, हमने देखा कि जो फ्लाईओवर है उसके नीचे भी गमले लगाए जा रहे हैं, और क्या प्लानिंग है आपके पास कि शहर को और मंदिरों के शहर को और भी खूबसूरत बनाया जाए? इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो हम स्मार्ट सिटी में पूरी स्ट्रीट्स के रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं कि जो हमारे पोल्स हैं ना, पोल्स और वायर्स हैं, उनका रीअलाइनमेंट हो या उनका अंडरग्राउंड हो। तो हमारे पास जो हमने स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट्स उठाए हैं उसमें रीअलाइनमेंट है कई जगह और कई जगह अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंडिंग ऑफ यूटिलिटीज़ हैं। इन दोनों चीज़ों से शहर के लुक में बहुत फ़र्क आ जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है ब्यूटिफिकेशन की तरफ। बाकी जैसा पेंटिंग है या प्लांटेशंस हैं वो तो चलता है और वो जनरली एक कॉमन चीज़ है, बट हम कोई शहर देखते हैं, हमें इतना अगर वो अच्छा नहीं लगता, हमें कई बार समझ नहीं आता कि क्या इसमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। उसका जवाब यही होता है यूजुअली दैट पोल्स और तारें जो इधर उधर कंफ्यूज्ड स्टेट में लगी रहती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू।
तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।